हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों। और आज के इस क्लास में हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में जया जादवानी के द्वारा जो कवियत्री हैं उनके द्वारा रचित एक बहुत अच्छी सी और बहुत प्यारी सी कविता है जो हमें एक बहुत प्यारा सा संदेश भी देती है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसको पढ़ेंगे। इसके जो भाव हैं इसमें कवियत्री ने क्या हमें बताना चाहा है, क्या हमसे उनको उम्मीद है और क्या वो हमें सिखाना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कविता में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता में। और इस कविता में शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं बच्चों। जैसे मान लो अगर हमारे जीवन में हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम क्या है कई बार उसमें हड़बड़ा जाते हैं और ये मान लेते हैं कि जो ये समय चल रहा है ये परेशानी का, ये मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उस समय में आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर, और आपने ठंडे दिमाग से सोचना है कि जो समय है ये सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। अगर अभी बुरा समय है, अभी कोई कठिनाई या परेशानी है आपके साथ में, तो बहुत जल्दी वो एक अच्छे समय में भी बदल जाएगी। बस आपने थोड़ा सा अपना जो दृष्टिकोण है उसको एक आशावादी दृष्टिकोण के रूप में रखना है, माने कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है आपने अपनी। और जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे और धैर्य रखेंगे तो जो मुश्किल भरा समय होता है वो बीत जाता है, और जो समय परिवर्तनशील है, जो अच्छा समय आता है, आप उसमें अच्छे से अपना एंजॉय या फिर उसमें अच्छे से जी पाएंगे, मजे कर पाएंगे। तो इस कविता में भी जो कवियत्री हैं जया जादवानी जी, उन्होंने कुछ माध्यम से, कुछ प्रकृति से जुड़े हुए माध्यम लिए हैं और कुछ हम इंसानों से जुड़े हुए ही माध्यम उदाहरण लिए हैं। उनके माध्यम से हमें बताना, हमें सीख दी है और बताने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी है। क्यों? क्योंकि कहा भी जाता है अक्सर कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है। तो बच्चों इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसमें जो संदेश है वो उसका और अच्छे से तरीके से जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इस कविता में कवित्री ने कितने अच्छे तरीके से हमें एक अच्छी सीख दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो कवियत्री हैं वो कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में एक तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखो कवियत्री ने पहली पंक्ति में ही बता दिया कि नहीं, ये जो समय है ये सबसे कठिन नहीं है। माना कि अभी आपके सामने कोई परेशानी है, कोई मुश्किल का दौर आपका चल रहा है, तो आप ये मानोगे ना कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये परेशानी है, इससे मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, तो वो गलत है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो समय है ये कठिन नहीं है, बदलेगा, परिवर्तनशील है। समय हमेशा बदलता है, अगर दिन है तो रात भी होगी, अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा। तो इस प्रकार से जो समय है बदलता रहता है, और हमें ये मानना है कि जो समय है, जो परेशानी का समय है, वो कठिन नहीं है। अब उसके लिए उन्होंने चिड़िया का उदाहरण दिया है, देखो कितने अच्छे तरीके से, कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में एक तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। बच्चों आप सबको पता होगा कि जो चिड़िया होती है वो तिनके का क्या करती है। अगर उसकी चोंच में तिनका है तो हम सबको पता है उससे वो अपना घोंसला बनाएगी, माने कि घर बनाएगी। अब कोई भी वजह रही हो, कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो, आंधी आई हो, या किसी और वजह से भी जो चिड़िया का घोंसला था, उसका वो घोंसला, घरौंदा जिसको बोलते हैं, वो टूट गया, तो चिड़िया क्या है, अब हताश हो जाएगी क्या, निराश हो जाएगी क्या? नहीं, वो दोबारा से उसकी चोंच में तिनका मिलता है, हमें तिनका दिखाई देता है। और अगर तिनका दिखाई देता है तो इसका मतलब वो उम्मीद है, उसे फिर से उसने तैयारी कर ली है दोबारा से घोंसला बनाने की। माने कि उसने ये सोच लिया है कि जो समय है, जो कठिनाई का दौर अभी चल रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये कुछ समय की परेशानी के बाद मैं अपना नया दोबारा से घोंसला तैयार कर लूंगी और उसमें बड़े आराम से रहूंगी। तो इस चिड़िया के उदाहरण माध्यम से हमें सीख दी है कि अगर उसके चोंच में तिनका है तो सीधी सी बात है वो नया घर बना रही है, और नया घर बना रही है तो वो उम्मीद के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से कवियत्री ने बताया है कि हमें भी हमेशा उम्मीद रखनी है अच्छे भविष्य के लिए। अब आगे वो और कहती हैं कि अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी झरती हुई। अभी यहां पर इन पंक्तियों में कवियत्री ने एक पेड़ के माध्यम से आपको और हमें एक अच्छे सा संदेश दिया है, वो एक अच्छी उम्मीद की ओर इशारा किया है। अब जैसे पतझड़ आती है, आप सबको पता है बेटा, जो शरद ऋतु आती है, पतझड़ आती है, उसमें पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। तो ये हम ऐसा मान लेंगे क्या कि सारे जो पेड़ पत्ते हैं वो नीचे गिर गए और जंगल तो खाली हो गया ना? ऐसा नहीं होता। अब अगर वो पत्ते गिरते भी हैं तो उनको उठाने के लिए एक हाथ, माने कि वो जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी किसी ना किसी के काम आते हैं, चाहे वो खाद बनाने के काम आए, या फिर पक्षियों के अपने जो घरौंदे घोंसले बनाते हैं, कुछ पक्षी होते हैं वो पत्तों से करते हैं तो उनके वो काम आते हैं। माने कि वो
वो किसी ना किसी एक दूसरे उपयोग में काम आएंगे। और दूसरा जो समय है वो बताया है कि अगर अब पत्ते गिर गए तो जब दोबारा से बसंत ऋतु आएगी तो उसमें और अच्छे और हरे पत्ते आएंगे, पेड़ दोबारा से जो जंगल है वो दोबारा से हरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पेड़ के माध्यम से भी बताया है कि भाई जब वो झड़ जाता है पूरा तो ये नहीं है कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ ना, भाई वो किसी ना किसी दूसरे के उपयोग में आएंगे उनके जो पत्ते हैं वो। ठीक है, तो ये बताने का प्रयास किया है। अब आगे एक और उदाहरण दिया है इन्होंने कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मतलब जाने वाला, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, जहां तक हमें पहुंचना होता है वहां पर। तो कहते हैं कि अभी भी भीड़ है, माने कि जो रेलवे स्टेशन है वहां पर अभी भी भीड़ है। भीड़ का क्या अर्थ है? भीड़ है तो इसका मतलब वो उम्मीद है, और उम्मीद किस चीज की है उन्हें? कि एक गाड़ी आती है और वो उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगी, माना कि उनकी जहां पर डेस्टिनेशन है, जहां वो जाना चाहते हैं, वहां पर उनको वो जो रेलगाड़ी है वो पहुंचा देगी। तो उनके अंदर एक उम्मीद है। अभी मान लो कोई कठिनाई का दौर चल रहा है लेकिन फिर भी वो लोग स्टेशन पर हैं, और स्टेशन पर होने का भाव यही है कि उनके एक अंदर उम्मीद है जहां पे उनको पहुंचना है, अपने घर पर या किसी भी जगह पर, किसी रिश्तेदार के पास या कोई भी, तो उनको उम्मीद है कि वो वहां पर जाएंगे, इसलिए वो हार मानकर नहीं बैठते। तो यहां पर जो ये संदेश है, इन जो पहली हमने पंक्तियां पढ़ी हैं इनमें यही है कि हमें आगे की जो हमारा भविष्य है उसकी अच्छी उम्मीद के ऊपर हमें अपना काम करना चाहिए और कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। ये इन पंक्तियों का भाव था। अब आगे देखो बच्चों जरा कितने अच्छे से जो कवियत्री है वो दोबारा से एक और उदाहरण देकर बताती है हमें कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है इंतजार करना, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। बच्चों अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, जैसे आप शाम के समय घर से बाहर खेल रहे होंगे तो आपके मम्मी पापा जब दिन ढल जाता है, माने कि जब सूरज सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, डूब जाता है, तो उसके बाद वो आप आवाज देते होंगे और वो कहते होंगे कि बेटा जल्दी से आप घर के अंदर आ जाओ क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और इसी तरह से अब जैसे आप कहीं जाते हो बाहर, या आपके जैसे पापा कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि आप एक काम करना, शाम होने से पहले, माने कि रात होने से पहले शाम तक आप घर पे आ जाना। तो यहाँ पर जो मानवीय रिश्ते हैं, माने कि जो मानव एक दूसरे से रिश्ते रखते हैं और उम्मीद रखते हैं, जो प्यार रखते हैं, उसका वर्णन किया है। देखिए कैसे कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, माने कि अभी भी कोई इंतजार कर रहा होगा, तो हमें उम्मीद रखनी है कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है, हमें हताश नहीं होना है, हमें आगे के लिए जो हमारा इंतजार कर रहा है वहां तक पहुंचना है। कि अभी भी कोई कहता होगा किसी से कि जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, माने कि अभी भी कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, और अगर हमारा इंतजार कर रहा है तो इसका मतलब हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी है और हमारा जो समय है वो कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी लोग हमसे प्रेम करते हैं, अभी भी हमारी परवाह करते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो कवियत्री है उन्होंने मानवीय रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब जो अंतिम पैराग्राफ में पंक्तियां हैं उसमें भी एक अच्छा सा उदाहरण दिया है। अब आपको भी बच्चों जैसे दादी माँ हैं, जो हमारी नानी माँ होती हैं, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, वो अक्सर हमें कहानियां सुनाते हैं। जैसे मैंने भी सुनी है, आप सब भी सुनते होंगे, जरूर सुनते होंगे आप सब। तो वो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं, और वो जब कहानियां सुनाती हैं तो बताती हैं कि एक बार एक जंगल था, उसमें एक भयानक राक्षस रहता था, और वो शाम के समय अगर लोग वहां से गुजरते थे उनको खा जाता था। तो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरी जो नगर बसा हुआ था वहां पर उस जंगल के आसपास उसको खत्म कर ही देगा। तो आप सब डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार कितना मुश्किल का दौर चल रहा है उस नगर के लिए, सब खत्म हो गए। लेकिन तभी नानी उसमें क्लाइमैक्स ला देती है, उसमें थोड़ा सा मोड़ ला देती है। जो अंतिम हिस्सा वो बचा के रखती थी नानी माँ या दादी माँ, उसमें थोड़ा सा बदलाव करती है और उसमें बताती है कि हाँ वहां पर फिर एक बहादुर योद्धा आता है, माने कि जो बहादुर वीर हो, वो उस राक्षस को हराता है, उसको मार देता है। आप अक्सर मूवीज में भी देखते होगे, पहले जो नॉर्मल लाइफ होती है जो मूवीज में दिखाया जाता है उसमें बहुत सी कठिनाई होती हैं, लेकिन जब हीरो की एंट्री होती है तो वो सारी जो परेशानी उनको खत्म कर देता है, और जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है, मतलब एक अच्छा अंत होता है। उसी तरह से माने कि उस जो अंतिम हिस्सा है उस कहानी का, उस कथा का, उसमें अच्छाई की ओर है। माने कि जो आपने ये मान लिया था कि तो बहुत बुरा हो रहा है, जैसे उस राक्षस ने पूरी नगरी खत्म कर दी, अब क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हताश हो गए सब। लेकिन तभी भी नानी जो क्लाइमैक्स है, जो अंतिम हिस्सा है वो लेकर आती है हमारे सामने, और उसमें बताती है कि वो किस तरह से जो हीरो आता है वो सबको बचा लेता है। तो बस एक छोटी सी जो नानी के माध्यम से ही हमें एक अच्छे समय के इंतजार के लिए, माने कि जो हम भविष्य का इंतजार करेंगे, वो बताने का प्रयास किया। देखिए कैसे बताती हैं कवित्री कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, माने कि जो कथा मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताई है आपको, कि जो नानी हमें कहानियां सुनाती हैं या दादी माँ हमें कहानियां सुनाती हैं, वो एक लास्ट का हिस्सा अभी भी रख लेती है। माने कि पहले शुरुआत में क्या है, सभी को परेशानी होती है, अब सभी को परेशानी हुई थी, तो अंत में नानी या दादी माँ ने उस कहानी के उस आखिरी हिस्से
विषय को रख लिया था, ताकि हमारी जो अपना जो मोरल हम डाउन कर चुके हैं, हताश हो चुके हैं, वो दोबारा से ठीक हो और हम ये मान लें कि जो समय था ये उस किसी के लिए भी जो परेशानी का था, उसके बाद उसका अच्छा समय भी आया है। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, माने कि जो हमारी दादी हैं, हमारी नानी हैं, वो बचपन से हमें मतलब सदियां माने कि हमें सुनाया, हमारे जो पापा हैं उनको उनकी दादियां उनकी नानी माँ ने सुनाया था, हमारे जो दादाजी हैं वो उनको उनकी दादियां नानी माँ ने सुनाया था। माने कि जो कहानी है लगातार चल रही है और कहने का सीधा सा भाव यही है कि जो समय है वो बदल रहा है। माने कि मुसीबत आती है तो उसके बाद अगर हम उम्मीद रखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, तो वो अच्छाई में भी बदलती है और हमारा अच्छा समय भी आता है। कि दुनिया के तमाम बच्चों को माने कि जो सभी बच्चों को कहानी सुनाई जाती है कि नहीं अंत में आपने हार नहीं माननी है। किसी भी मूवी का या किसी भी बात का, किसी भी कहानी का जो अंत होता है बहुत सुखदायक होता है और उसमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। माने कि जो मुश्किल दौर था वो जा चुका है और आपने हार नहीं माननी, उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, तो नानी माँ और दादी माँ हमें यही कहानी सिखाती हैं। और अंत में देखो कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब एक और उदाहरण दिया है कि जो हमें नानी माँ कहानियां सुनाती थी कि अभी भी माने कि जो दूसरी दुनिया है वहां पर भी लोग रहते हैं, वहां पर भी बहुत बुरा सा समय था और वहां पे बहुत ही कोई भी किसी भी वजह से वहां पर जो जीवन था वो खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी एक बस थी जिसमें वो लोग थे, जो बचे हुए लोग थे, वो उनको लेकर के हमारे पास आती है। माने कि वो बस एक उम्मीद का प्रतीक है, एक आशा का प्रतीक है। तो जो नानी ने हमें कहानी सुनाई उसमें जो बस है वो एक आशा और एक उम्मीद का प्रतीक है। माने कि जो बस है वो एक उम्मीद है, वो आएगी और बचे हुए लोगों की खबर, मतलब जो बचे हुए लोग हैं उनकी हमें खबर देगी। माने कि बता रही है कि नाना अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। माने कि जब हम मान लेते हैं कि कोई मुसीबत आती है तो हम मान लेते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या बचा है मेरे पास। तो वो कहती है कि नहीं, अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये बहुत जल्दी बदलने वाला है और आपके जीवन में जो अच्छी चीजें हैं वो भी आने वाली हैं। तो बच्चों, इस जो छोटी सी कविता थी जया जादवानी जी की, इसको हमने, इसके जो भाव हैं, इसका जो अर्थ है वो हमने पढ़ा है और इसमें जो निहित संदेश है वो भी यही है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हताश नहीं होना है, हमेशा एक अच्छा दृष्टिकोण रखना है। तो एक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।